हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो बदलता हुआ देहात है उसकी हम चर्चा करेंगे। जो अपन हिस्ट्री के अंदर जो 12th क्लास की जो हिस्ट्री की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, और इस सेकंड चैप्टर में जो फर्स्ट जो टॉपिक था, इसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक ने हमें पढ़ा जो एक प्रारंभिक साम्राज्य की हमने बात की है। फिर इसके बाद हमने जो राजधर्म के नवीन सिद्धांतों की हमने बात की है, और फिर हम बात करेंगे, आज हम बदलता हुआ देहात की हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा, अगला जो हमारा टॉपिक है बदलता हुआ देहात, उस देहात की बात करेंगे। ठीक है, उसमें जो उस देहात में क्या क्या चेंजेज हैं, परिवर्तन आया है। ठीक है, और जनता में राजा की क्या छवि रही है। और हम इसमें एक बात और बात करेंगे, जो सुदर्शन झील है, ठीक है, जो गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर स्थित है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और उसके ध्वस्त होने के बाद में, टूटने के बाद इसका पुनर्निर्माण या मरम्मत किस शासक के द्वारा करवाया जाता है, उसको हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो उपज बढ़ाने के जो तरीके हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बदलता हुआ देहात। ठीक है, देखिए जनता में राजा की क्या छवि है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो जनता के अंदर जो राजा की क्या छवि है। क्योंकि आपको पता है, इससे पहले हमने जो बात की थी, जो राजधर्म के नवीन सिद्धांतों की हम चर्चा की थी, जिसमें जो हमारे साउथ के जो जितने भी राजवंश है, जो अपने आप को मतलब एक अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, या अपने आप को एक उच्च साबित करने के लिए, जो वहाँ के देवी देवता है उनके साथ अपना नाम जोड़ा करते थे। और नाम जोड़ने के साथ साथ आपको पता है कि जैसे सातवां वंश के शासकों के द्वारा, जिसमें आपने सातवां वंश के जो गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने अपने नाम के आगे जो देवी देवताओं के नाम नाम के आगे अपना नाम जोड़ा है। इसके साथ ही आपको पता है कि पश्चिमोत्तर भारत या पश्चिमी भारत में जो शक शासक हैं, जिसमें हमने आपने रुद्रदामन के बारे में आपने पढ़ा होगा, रुद्रदामन ने भी अपने नाम के आगे देवी देवताओं के नाम जोड़े हैं। इससे क्या होता है कि जो जब प्रजा के अंदर है उसका नाम उच्च रहता है। इसके साथ ही आपने कुषाण वंश के शासकों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कुषाण वंश का सबसे जो प्रतापी शासक है कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा। कनिष्क ने भी अपने नाम के आगे जो अपने नाम के आगे जो देवपुत्र है, देवपुत्र की उन्होंने उपाधि धारण की है। इसके साथ ही अपने आप को स्वर्ग पुत्र भी कहा है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की जो चौथी शताब्दी के, यानी भारत में एक नए राजधर्म की स्थापना होती है, उसको हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना होती है चौथी शताब्दी के अंदर। और उस गुप्त साम्राज्य की जानकारी के भी जो अनेक स्रोत होते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत है, सिक्के अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। साथ ही हमने पढ़ा था दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रशस्ति है, यानी कि किसी राजा की प्रशंसा के अंदर जो लिखी जाती है जो कथाएं हैं, गाथा हैं, उनको हम प्रशस्ति कहते हैं। तो आपको पता है, इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के राज दरबार में एक उसका राजकवि रहता था, हरिशेन। तो हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं जो बदलता हुआ देहात है। हम कह सकते हैं कि जनता के अंदर राजा की क्या छवि थी, यानी कि हम कहेंगे जनता और राजा के जो बीच की जो रिलेशन थे, यानी कि जो संबंध थे, कैसे थे। तो आपको पता है कि कैसे हो सकते हैं भाई, कैसे हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, आपने अनुमान सही लगाया। क्योंकि आपको पता है कि जो राजा है, जो राजा अपने जो राजकोष को पूरा करने के लिए, यानी कि राजकोष को भरने के लिए जनता पर अनेक प्रकार के जो टैक्स वगैरह है, कर लगाया करते थे। इससे क्या होता है कि जो राजा और जनता के मध्य जो तनावपूर्ण की स्थिति थी, तो इसलिए कहने का मतलब है, राजा और प्रजा के मध्य जो एक संबंध था, वो एक तनावपूर्ण संबंध था। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राजा क्या करता था, अक्सर जब भी कोई इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था पर उस पर कोई दबाव आता था, तो वो सीधा ही कहाँ, यानी कि जनता पर क्या करता था, कर लगा देता था। इसके साथ ही आपको पता है कि जातक कथा आप जानते हो क्या होता है, कि यानी कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो महात्मा बुद्ध की जो जीवनी के बारे में आप पढ़ते हो, उनको जातक कथाएं कहते हैं। और जातक कथा में भी आमतौर पर जो किसानों की अगर हम बात करें, तो किसान बहुत ही त्रस्त थे दोस्तों। त्रस्त क्यों थे, यानी कि ये जो
राजा हुआ करते थे, अपने राजकोष को भरने के लिए उनके ऊपर अत्यधिक कर यानी टैक्स लाद देते थे। इससे क्या होता है कि जो किसान है वो इन टैक्सों को चुका नहीं पाता था। इसीलिए क्या करता था कि वो किसानी को छोड़कर किसी जंगल में जाकर यानी कि भागकर छुप जाते थे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जातक कथाओं से भी हमें पता चलता है कि राजा और किसानों के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा है कि जो अनेक किसान इस संकट से बचने के लिए जो उपजों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय भी करते थे। इसके अलावा जो किसान अपनी खेती बाड़ी पर ही डिपेंडेंट थे, वो क्या करते थे, वो राजा को कर चुकाने के लिए जो भूमि होती थी उस भूमि, या हम कह सकते हैं कि राजा के संकट से बचने के लिए जो किसान थे अधिकांश थे, यानी कि अपना जो प्रोडक्शन हुआ करता था, ठीक है, एग्रीकल्चर का यानी कि उपज का, उसको बढ़ाने के लिए वो अनेक उपाय भी करते थे। ठीक है, जिसका एक आपको पता है एक जातक कहानी है, यानी कि गंध तिंदु एक जातक कहानी है। इस गंध तिंदु नामक जातक कहानी में बताया गया है कि एक राजा कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती थी। जो एक राजा होता था, यानी कि एक कुटिल राजा हुआ करता था, उसकी जो प्रजा है वो कैसे दुखी रहती थी। आपको पता है कि अनेक कर लगा दिए जाते थे, उनसे गलत तरीका का यानी अमानवीय व्यवहार भी उनके साथ किया जाता था। ठीक है, और इससे जो जनता है, जो प्रजा है, वो बहुत दुखी हुआ करती थी। ठीक है, तो दुखी में इनमें कौन कौन शामिल थे, आपको पता है कि महिलाएं इसमें वृद्ध महिलाएं इसमें शामिल थी। दुखी जनता के अंदर पुरुष भी हुआ करते थे, किसान भी हुआ करते, जो पशुपालक हुआ करते वो पशुपालक भी हुआ करते थे, ग्रामीण जो बालक है ग्रामीण बालक हुआ करते थे। साथ ही यहाँ तक तो ये तो प्राणी जात हो गए, यानी कि जानवर भी बहुत ही त्रस्त हुआ करते थे। उनको बिल्कुल आबाद रूप से चराने के लिए चरागाह की बहुत कमी थी। अगर चरवाहा अपने जानवरों को चराने के लिए चरागाह में चला जाता था, उसको अलग से एक टैक्स भरना होता था। तो हम कह सकते हैं कि जो बदलता हुआ देहात की अगर बात करें, तो इसमें हमने जो जनता और राजा के मध्य जो छवि थी, हम यूँ कह सकते हैं कि राजा और जनता के मध्य जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको विस्तार से हम पढ़ लेते हैं अपनी बुक के अंदर। ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए उसमें देखिएगा जनता में राजा की छवि कैसी थी। देखिए, अनेक सूत्रों से पता चलता है कि राजा और जनता के संबंध तनाव रहते थे, यानी संबंध बिल्कुल तनावपूर्ण रहते थे। यानी दोनों के बीच में जो संबंध थे दोस्तों, वो बिल्कुल तनावपूर्ण थे। तनावपूर्ण होने का प्रमुख कारण आपको पता है क्या हो सकता है कि राजा द्वारा अपने राजकोष को भरने के लिए जनता पर बड़े बड़े कर लगाना था, यानी कि बड़े बड़े कर लगा दिए जाते थे। इससे राजा और जनता के मध्य जो उनके बीच का जो रिलेशनशिप था, बहुत ही तनावपूर्ण रिलेशनशिप हो जाता था। ठीक है, देखिएगा, बात करते हैं आगे। जातक कथा से पता चलता है, यानी कि जातक कथा क्या होती है। अक्सर हम जातक कथा के बारे में सुना है, महात्मा बुद्ध की जो जीवन परिचय की बात करें, ठीक है, उसके जीवन परिचय या उसके इससे संबंधित लिखे गए जो जितने भी कथाएं हुआ करती थी महात्मा बुद्ध की, तो उसको हम जातक कथा कह सकते हैं। ठीक है, किसान आमतौर पर त्रस्त रहा करता था। किसान इस संकट से बचने के लिए किसानी को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाता था। ठीक है, तो अनेक प्रकार के टैक्स लाद दिए जाते थे। इससे क्या होता, किसान इन संकट से बचने के लिए अक्सर क्या होता था, खेती बाड़ी को छोड़कर, किसानी को छोड़कर जंगलों में जाकर छिप जाता था। तो अनेक किसान हुआ करते थे, वो इस संकट से बचने के लिए, आपको पता है कि अनाज बढ़ाने के लिए, कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय भी शुरू उन्होंने कर दिए थे। तो ये देहात बदल रहा था, यानी कि है ना, तो बदलता हुआ देहात है। अब देखिएगा, एक जातक कथा है, यानी कि गंध तिंदु नामक एक जातक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी। इनमें वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि दोस्तों जानवर भी राजा से बड़े परेशान हुआ करते थे। तो ये एक जातक कहानी है, गंध तिंदु एक जातक है, उससे में ये बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जनता में राजा की जो छवि हुआ करती थी बिल्कुल तनावपूर्ण थी, जनता राजा से खुश नहीं थी। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बताया बदलता हुआ देहात।
ये फर्स्ट टॉपिक था, जनता में राजा की छवि। अब देखिएगा, आपने पीछे पढ़ के आया होगा, सुदर्शन झील के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है सुदर्शन झील कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सुदर्शन झील है आपके गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य की अगर बात करें तो जो गिरनार नामक एक स्थान है, वहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया है। देखिएगा, देखिएगा, अब मैं आपको ये मैप बना के आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये आपका आपका दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत के अंदर अगर आपके मैप में क्वेश्चन आए तो दक्षिण भारत में ये आपका जो कच्छ का रण है, ये वाला कच्छ का रण है, ठीक है। कच्छ के रण के जो ऊपर वाला ये कच्छ, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपकी गिरनार क्या है, झील है, सॉरी गिरनार नामक स्थान है, और गिरनार नामक स्थान पर ही आपकी सुदर्शन झील है। क्या है? सुदर्शन सुदर्शन झील है, ठीक है। अब इस झील के बारे में हम बात करेंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाता है, और सुदर्शन झील के निर्माण में किन किन राजाओं के जो राज्यपाल हुआ करते थे उनकी क्या भूमिका रही, उनके निर्देशन में इसका निर्माण करवाया गया है। और इस सुदर्शन झील के टूट जाने के बाद में इस झील का पुनर्निर्माण भी करवाया जाता है, मरम्मत भी करवाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किस वंश के अंदर इसकी स्थापना होती है, इसका निर्माण किया जाता है, और कहाँ तक ये सुदर्शन झील रहती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण मौर्य वंश में करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्यपाल था, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। स्वर्ण सिक्का और पलासनी नदी के पानी को रोक कर इस पर एक झील का निर्माण करवाया गया। फिर इसके बाद में शक शासकों के द्वारा इसका मरम्मत करवाया गया, और लास्ट मैंने आपको बताया था कि 5वीं शताब्दी के आते आते हमारे भारत में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के अंदर जो स्कंद गुप्त है, स्कंद गुप्त के दो क्या थे राज्यपाल थे, एक पार्णदत्त और इसका एक पुत्र था चक्रपाली। इनके द्वारा इस सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई जाती है। तो हम कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के साथ साथ इसका निर्माण किया जाता है, और ये मौर्य वंश में इसका निर्माण किया जाता है, और ये गुप्त वंश तक ये चलती है, ठीक है। तो ये इस सुदर्शन झील की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके मैप में, आपके मैप के अकॉर्डिंग जो है सुदर्शन झील है कहाँ, तो आपको फिक्स करना है गिरनार के अंदर है दोस्तों, और गिरनार है कहाँ, गुजरात के अंदर। अब इसको हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। देखिएगा, हाँ, देखिएगा, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय, ठीक है, यानी कि कृत्रिम, आपको पता है कृत्रिम और एक प्राकृतिक होती है। कृत्रिम तो होती है कि मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है, और प्राकृतिक होती है यानी कि हमारी प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो झील है उसको प्राकृतिक कह सकते हैं। तो सुदर्शन झील कैसी झील है? एक कृत्रिम झील है। इसकी जानकारी हमें द्वितीय शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पाषाण अभिलेख से पता चलता है। यानी कि द्वितीय शताब्दी के एक संस्कृत में एक लिखा हुआ एक पाषाण के यानी कि पत्थर पर एक अभिलेख लिखा हुआ है, उसे हमें पता चलता है। इस अभिलेख में शक शासक, आपको पता है रुद्रदामन, आपने रुद्रदामन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो रुद्रदामन की उपलब्धियों का हमें उल्लेख मिलता है इस जो पत्थर का जो अभिलेख इसके ऊपर दूसरी शताब्दी का। देखिएगा, मैं अब आपको फिर बता रहा हूँ कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास और अभी वर्तमान में चल रहा है आपका मिडवेल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं। जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से विथ जो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अगर शक वंश के बारे में पढ़ना है, किसी भी वंश के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, एशियन हिस्ट्री के अंदर, तो आप जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उस चैनल के अंदर मैं एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट भी अलग अलग मतलब सब्जेक्ट की मैंने बना रखी है। तो एशियन हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा तो आपको हमारी जो एशियन हिस्ट्री यानी कि शुरुआत से लेकर एंशियंट हिस्ट्री तक, यानी कि हम कैसे मिडवल हिस्ट्री तक पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने पढ़ा रखा है। अभी वर्तमान में चल रहा है क्या, मिडवेल हिस्ट्री चल रही है, मध्यकालीन भारत चल रहा है। तो आप वहाँ पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा, और आप शक वंश है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, और रुद्रदामन के बारे में आप जरूर पढ़ेगा। तो रुद्रदामन एक शक शासक था, तो उसकी हमें जानकारी दूसरी शताब्दी के एक पत्थर पर लिखे गए अभिलेख के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिएगा, हम क्या बात करेंगे, इस झील का निर्माण, मैंने कहा था कि इस झील का निर्माण एक स्थानीय राज्यपाल यानी कि मौर्य काल का एक स्थानीय राज्यपाल था, उसके द्वारा इसका निर्माण
निर्माण करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि भीषण तूफान के कारण यह झील टूट जाती है। देखिएगा, जो मौर्य काल की जो शासक था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा स्वर्णसिका और पलासनी दो नदियां होती है, उन दो नदियों के पानी को रोककर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। देखिएगा, तो मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, परंतु भीषण तूफान के कारण यह झील क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन फिर शक शासक रुद्रदामन के द्वारा इस झील का क्या करवाया जाता है, इसका झील का मरम्मत करवाया जाता है, इसको वापस इसको बनाया जाता है। रुद्रदामन के लिए अपनी प्रजा में से कर लिया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस झील का निर्माण मरम्मत करवाने के लिए जो रुद्रदामन था उसने अपनी प्रजा से कर लेकर इसकी मरम्मत करवाई थी। आपको पता है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के एक शासक ने भी इस झील का क्या करवाता है, इसकी मरम्मत करवाती है। तो हम अब बात करते हैं कि इस झील का निर्माण कौन करवाता है, किस शासक के द्वारा करवाया था, किसके सहयोग से, यानी कि उस समय उस राजवंश या उस शासक का राज्यपाल कौन था और उसके विशेष कार्य की हम बात करेंगे। तो आप इन 3-4 बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक तरफ मैंने शासक लिखा है, एक तरफ राज्यपाल लिखा और एक तरफ मैंने कार्य लिखा है। तो कहने का मतलब है शासक के समय उसका राज्यपाल कौन था और उसने कौन सा कार्य करवाया। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है, जिसने घनानंद को पराजित करके भारत पर मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य के सहयोग से, ठीक है। तो ये नंद वंश का शासक था घनानंद, तो वो था। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के सहयोग से सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार नामक स्थान है जो गुजरात में, वहां पर इसका निर्माण करवाता है। तो पहली बात ये याद रखना है। फिर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसारा, और बिंदुसारा का जो पुत्र होता है अशोक, ये भी मौर्य वंश का शासक होता है। इस मौर्य वंश के शासक अशोक ने अपने राज्यपाल तुषास्प, देखिएगा तुषास्प है, इस तुषास्प के सहयोग से इस झील का पुनर्निर्माण करवाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये झील में पानी की आवक क्षमता बढ़ जाने के कारण ये झील टूट जाती है। तो ये झील टूट जाने के बाद में जो अशोक अपने राज्यपाल तुषास्प के सहयोग से इस झील का पुनर्निर्माण करवाता है। और इसमें खास बात यह है कि इस झील के ऊपर अशोक के द्वारा एक नहर का निर्माण भी करवाया जाता है, ठीक है। तो नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, राज्यपाल तुषास्प ये के सहयोग से अशोक के द्वारा करवाया जाता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। फिर क्या होता है, फिर भारत पर शक शासकों का राजवंश साम्राज्य आ जाता है। तो साम्राज्य शक शासक जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन भी अपने जो राज्यपाल है सुविशाख, इस सुविशाख के सहयोग से इस झील की दोबारा से मरम्मत करवाई जाती है, क्योंकि ये जीर्ण हो जाती है। तो इसकी दोबारा से मरम्मत करवाते हैं कौन, रुद्रदामन सुविशाख राज्यपाल के सहयोग से। एंड द लास्ट हम बात करते हैं कि जो 5वीं शताब्दी में एक भारत पर राज्य एक नए राजवंश की स्थापना होती है, गुप्त राजवंश की स्थापना होती है। और गुप्त राजवंश में एक शासक हुआ करता है स्कंदगुप्त। आपने स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। तो स्कंदगुप्त ने अपने राज्यपाल, देखिए राज्यपाल तो क्या है, पर्णदत्त, देखिए, लेकिन ये पर्णदत्त है, ये पर्णदत्त की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो पुत्र होता है चक्रपाली, फिर स्कंदगुप्त का राज्यपाल बनता है। तो हम कह सकते हैं पर्णदत्त या चक्रपाली के द्वारा इस सुदर्शन झील का दोबारा से क्या करवाया जाता है, मरम्मत करवाई जाती है। तो दोस्तों ये 4 के बारे में आप याद रखिएगा। 4 है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक मौर्य वंश के शासक होते हैं, रुद्रदामन है शासक होता है, और स्कंदगुप्त है ये आपका गुप्त वंश का शासक होता है। इनके काल में निर्माण मरम्मत भी करवाया जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा, आप इसके नोट्स भी आप लगातार बनाते रहिएगा। और दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है, इस टीके स्टडी क्लासेस के चैनल को आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो ये तो हमने बात की है, एक तो जनता में राजा की क्या छवि है, यानी कि राजा और जनता के मध्य जो रिलेशनशिप है उसकी हमने बात की है। और हमने बात की जो सुदर्शन झील जो गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, इसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि जनता जो है, किसान है, उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या लेके आए, यानी कि उपज बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते उस वक्त, किस वक्त, जब जनता और राजा के मध्य जो तनातनी हो रही थी, तनावपूर्ण उसके रिलेशनशिप थे, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिएगा,
यानी कि छठी शताब्दी के आते आते आपको पता है कि लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा होना प्रारंभ हो गया था। उपयोगिता के बारे में किसान जान चुके थे, साथ ही भूमि वो स्थायी रूप से करने लगे थे, यानी कि एक जगह रहकर खेती बाड़ी है वो करना प्रारंभ कर दिया था। तो अब उपज बढ़ने लगी कैसे, यानी कि लोहे के प्रयोग से, यानी कि जो फाल वाला जो हल हुआ करता था, उस फाल वाले हल से जो भूमि हुआ करती उसको जोतना उसको जोतना प्रारंभ कर दिया गया था। तो उससे क्या होता है कि इस समय उपज बढ़ाने के तरीके जो किसान है वो ढूंढ चुके थे। तो हम छठी शताब्दी की बात करते हैं। आपको पता है छठी शताब्दी में गंगा और कावेरी नदी की घाटियों में कछारी मिट्टी फैली हुई थी। आपको पता है कि गंगा नदी और कावेरी नदी की जो जो घाटी हुआ करती थी बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर जो कछारी हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा हुआ करती, बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी। इससे क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो किसान है फाल वाले हल के माध्यम से इस जमीन को जोतना प्रारंभ कर दिया था। जिन क्षेत्र में भारी वर्षा हुआ करती वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी थी। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर आपको पता है कि जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ भूमि है, उसको वो जोतना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है गंगा घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होती है। धान यानी कि चावल की रोपाई ज़्यादा हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है गंगा की घाटी के अंदर बहुत ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन हुआ करता था। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहे के फाल वाले हल की वजह से ही फसलों की उपज बढ़ने लग गई है। ठीक है। और उस उपज बढ़ाने के अनेक तरीके होते थे, जिसमें एक तरीका हम कह सकते हैं कुएं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से भी फसल की सिंचाई किया करते थे। तो इस तरीके से क्या होता है फाल वाले हल और सिंचाई करने के अनेक अनेक तरीके, जैसे कुओं का निर्माण उन्होंने कर लिया, तालाबों की खोज करके तालाबों के माध्यम से जो भूमि यानी कि फसल की सिंचाई किया करते थे। साथ ही नहरों का भी निर्माण करके नहरों के माध्यम से भी सिंचाई करते थे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक ही आज अपन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आप इसके लगातार नोट्स भी बनाते रहेगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट जिन्होंने आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो प्लीज़ जो जितना भी आप नोट्स बना रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो पूरा का पूरा वर्क करके अपना जो एक ग्रुप बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, तो वहाँ पर इसे अपने वर्क को वहाँ पर सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपके वर्क को बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकूँ, चेक कर सकूँ। ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इसी लेसन का। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।